दोस्तों, एक 30 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला जो कि एसडीएम होती है, एक ईमानदार अधिकारी थी, साफ दिल की महिला थी। लेकिन वो अपनी नौकरी और ज़िंदगी से इतनी परेशान थी कि उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं था। हमेशा वो जनता से घिरी रहती थी। लेकिन दोस्तों, जब वो शाम को अपने आवास पर जाती थी तो बिना रोए उनकी कोई भी रात कटती नहीं थी। ऐसे में एक दिन एक नायब तहसीलदार जो कि 27-28 साल की एज का होता है, वो उसी तहसील पर आता है, उसकी पोस्टिंग होती है। वो महिला के दुख दर्द को कुछ समझता था, लेकिन चूंकि उनसे वो जूनियर था तो उनसे वो बात करने से डरता था, उनके पास जाने से डरता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो महिला के लिए डीएम से यानी कि जिला अधिकारी से भिड़ जाता है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक महिला जिनका नाम प्रभावती देवी होता है। पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक ठाक थी। 25 साल की उम्र में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके वो एक एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद उनकी शादी एक जो कि इंजीनियर होता है जिसका नाम राघवेंद्र होता है, उससे हो जाती है। लेकिन शादी के 2 साल बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्हें एक बेटा पैदा होता है। लेकिन जो बेटा पैदा होता है वो एक पैदाइशी बीमारी लेकर पैदा हुआ था। फिलहाल उससे भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, उसका इलाज दिल्ली में चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनका बेटा 4 साल का होता है, वैसे एक दिन उनकी दुनिया जो है वीरान हो जाती है, क्योंकि एक सड़क एक्सीडेंट में उनके पति राघवेंद्र की मौत हो जाती है। मौत के बाद वो बुरी तरीके से टूट जाती हैं। लेकिन आम महिलाओं की तरह अपना दर्द बयां नहीं कर सकती थी। हर जगह वो रो नहीं सकती थी, दुखड़ा किसी से सुना नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें अपनी मजबूती और जिस पद पर थी उस पद का भी ख्याल रखना था। तो इसीलिए दोस्तों, वो 10-15 दिन अपने घर पर रहती हैं। पति का अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर से वो अपने ऑफिस में आने लगती हैं। लेकिन अब उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी कि जो उनका बेटा था या तो उन्हें पहचानता था या फिर उनके पति को पहचानता था। और उसके इलाज के लिए इन दोनों को दिल्ली जाना पड़ता था। तो कभी जो है वो उनका पति चला जाता था और कभी ये चली जाती थी। उस बच्चे का नाम आयुष्मान होता है। लेकिन अब पति के मौत के बाद वो बच्चा परेशान हो जाता है। हमेशा वो प्रभावती देवी के पास ही रहना चाहता था। लेकिन वो एक अधिकारी थी, हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, हमेशा मीटिंग लेना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, दौरे करने पड़ते थे। तो इसीलिए उन्हें एक संभव नहीं था कि हम एक आम महिला की तरह वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। फिलहाल उसके लिए उन्होंने एक आया रख रखा था। वो आया के पास भी नहीं टिकता था। तो इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसकी ऐसी दवा चल रही थी कि जिसे गैप नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब उन्हें सरकार से इतनी छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी उस बच्चे के लिए, तो उसके दवा वगैरह में भी गैपिंग हो जाती थी। फिलहाल उनकी जो ड्यूटी थी वो उसे पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से अपना कर रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस तहसील पर एक और अधिकारी आते हैं जो कि नायब तहसीलदार होते हैं, जिनका नाम विजय सेन होता है। 27-28 साल उनकी उम्र होती है। वो आते हैं, सबसे उनको परिचय कराया जाता है और उसके बाद फिर वो अपना कामकाज संभालते हैं। तो कोई एक काम था जो कि बहुत ज़रूरी था। तो प्रभावती देवी ने जो है विजय सेन को बताती है कि ये काम आप कर लीजिए, डीएम साहब इसका समीक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों, विजय सेन किसी कारण बस उस काम को भूल गए या फिर कोई दूसरे काम का प्रेशर आ गया, वो काम हो नहीं पाया। उसके बाद जो है डीएम साहब आते हैं उस दौरे पर, और जब वो देखते हैं राजनीति से कोई मामला था, तो जब वो काम हुआ नहीं था तो एसडीएम मैडम को डांटने लगते हैं, फटकार लगाते हैं सबके सामने। उन्हें सुनना पड़ता है। फिलहाल जब डीएम साहब चले जाते हैं तो फिर वो जो है फूट फूट कर रोने लगती हैं एक कोने में जाकर। और ये चीज़ जो है, जो नायब तहसीलदार थे विजय सेन, वो भी देखते हैं और वो ये बाखूबी समझ रहे थे कि उन्हीं की वजह से उन्हें ये डांट पड़ी है। और फिर तभी उनके सामने जो उनका बच्चा था, जो कि हमेशा उन्हीं के लिए परेशान रहता था, वो जो है उनकी सहायिका ले रखी थी, आया जिसको बोल सकते हैं, तो वो ले रखी थी। आया जो है उनके पास लेकर आती है। वो मम्मा मम्मा कर रहा था, रो रहा था। तो पूरा गुस्सा जो है उसी पर उतार देती है, उसे अपने से दूर फेंक देती है और कहती है, ले जाओ इसको यहाँ से, इसी की वजह से तो मैं और नहीं जी पा रही हूँ।
अब दोस्तों जब विजय सेन थे, जब वो देखते हैं, जाते हैं, आयुष्मान को संभालते हैं और उसके बाद जो है वो मैडम से सॉरी बोलते हैं, कहते हैं मैडम सॉरी, और मेरे ध्यान से उतर गया था, ये काम मैं कर नहीं पाया। कहती कोई बात नहीं, पर आगे से आप ध्यान रखना, ऐसे लापरवाही नहीं चलेगी। और वो जो है, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे और उसके बाद गुस्सा भी था उन आंखों में। उससे जो है विजय सेन डर जाते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चे को झिझोड़ने लगती है कि इसी की वजह से सब कुछ होता है। तो वो जो है विजय सेन उसको छुड़ाते हैं मैडम से और कहते हैं मैडम आप इनके ऊपर क्यों गुस्सा उतार रही हैं। और उसके बाद वो लेकर आयुष्मान को वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अपने ड्राइवर से कहते हैं, चूँकि नायब तहसीलदार थे तो उनका भी ड्राइवर था, उन्हें भी गाड़ी मिली हुई थी, आवास मिले हुए थे। कहते हैं कि काम करो, चलो कहीं कुछ खिलौना उलौना दिलवाते हैं इस बच्चे को। दोस्तों वो बाज़ार में जाते हैं, गाड़ी से खिलौने दिलवाते हैं और उसके बाद उसे बहलाते हैं, बहकाते हैं, किसी तरीके से इसका दिल बहल जाए बच्चे का। तब तक 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद जो प्रभावती देवी थी तो उन्हें याद आता है कि आयुष्मान कहाँ गया। तो सहायिका से पूछती हैं आया से कि कहाँ गया वो। तो कहती हैं कि वो सर उसको लेकर गए हैं, विजय सेन सर। वो कहती है अरे उसको बुलाओ और उन्हें वो परेशान कर रहा होगा। फिलहाल वो कॉल लगा देती है विजय सेन सर के पास, कहती है कि आयुष्मान कहाँ पर है। विजय सेन कहते हैं मैडम मेरे ही पास है। वो कहती है उसे ले आइए, बहुत परेशान कर रहा होगा आपको, और एक मीटिंग है स्टार्ट होने वाली है तो आप आ जाइए उसको लेकर फौरन। वो कहता है कि मैडम मुझे बिल्कुल नहीं परेशान कर रही है, तो आराम से खेल लें। और चूंकि वो जो विजय सेन सर थे, भले ही वो नायब तहसीलदार हो चुके थे, लेकिन बस उनका बचपना जो था अभी उनके अंदर से गया नहीं था। तुरंत जो है वो वीडियो कॉल लगा देते हैं मैडम के पास। अब मैडम जब देखती है वीडियो कॉल तो वो उठा लेती हैं और उसके बाद वो उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं देखिए मैडम आराम से खेल रहे हैं। और उसके बाद फ्रूट वगैरह था वो खा रहे, वो जो आयुष्मान था वो खा रहा था। कहते हैं ठीक है उसको लेकर आ जाओ आप। उसके बाद आते हैं, मीटिंग वगैरह होता है, सब कुछ शाम हो जाती है, सब अपने अपने घर को जाते हैं। सारे जो एसडीएम मैडम थी प्रभावती देवी अपने आवास पर चली जाती हैं, विजय सेन भी चले जाते हैं, तहसील बंद हो जाती है। लेकिन जब आयुष्मान जाता है तो फिर वो कहता है मम्मा वो अंकल कहाँ गए। कहती है कौन। तो विजय सेन सर का जो है इशारा करता है तो कहती है वो तो अपने घर गए। कहता नहीं मम्मा उनको बुला दीजिए। वो कहती है वो सुबह मिलेंगे, लेकिन वो जिद करने लगता है। तो फिर वो उसे कॉल लगाती है और कहती है कि ऐसा है कि आपका ये फ़ैन हो चुका है और आप जो है इससे बात कर लीजिए। फिर वो वीडियो कॉल लगाते हैं, लेकिन वो जिद करता है, कहता नहीं अंकल आप आइए। और फिर वो लोअर टी शर्ट में ही थे, चेंज कर चुके थे अपना कपड़ा वगैरह। तो फिर बगल में ही आवास था, तो वहाँ से वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आते हैं वहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो मैडम थी वो अपना जो ऑफिशियल कपड़ा था चेंज कर चुकी थी, नाइटी मैक्सी पहन रखी थी। और जैसे ही वो उसे देखती हैं तो शर्मा जाती हैं। विजय सेन सर जो है उन्हें गुड इवनिंग बोलते हैं, वो भी गुड इवनिंग बोलती हैं। और उसके बाद जैसे आयुष्मान देखता है उनको तो खुश हो जाता है और उसके बाद खिलखिलाकर हंस पड़ता है, खेलते हैं। अब दोस्तों जो विजय सेन थे वो आयुष्मान के साथ एकदम बच्चे बन जाते हैं, उसके साथ ज़मीन पर लेट जाते हैं। हालांकि साफ़ सुथरा आवास था, बंगला मिला हुआ था मैडम को। एकदम से ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे के साथ कोई बच्चा बन जाए, ऐसे वो एकदम खेलने में लग जाते हैं। और जो मैडम थी वो कभी देख के मुस्कुराती, कभी जो है वो अपने पति को याद करती, क्योंकि उनके पति के साथ भी वो ऐसे ही खुश रहता था। और जब काफ़ी वो खेल रहा था, बहुत मज़े कर रहा था, तब विजय सेन सर कहते हैं कि मैडम अब जो भी कुछ इनको खाना हो लाकर दे दीजिए, मैं खिला देता हूँ, क्योंकि यही मौका है जब बच्चे जो है अपना भरपेट खाना उनको खिलाया जा सकता है। दोस्तों जो भी उसके लिए खाना था लाकर वो देती हैं, देखते देखते पता ही नहीं चलता। मैडम कहती हैं कि ये तो आपने कमाल ही कर दिया, कभी ये बिना रोए खाना नहीं खाता था, कभी बिना रोए दवा नहीं पीता था, जो दवा 2-3 लोग मिलकर भी नहीं पिला पाते थे वो आपने यूं ही पिला दिया। और उसके बाद जब दोस्तों एकदम खेल खाल के वो मस्त हो जाता है, थक जाता है आयुष्मान, सोने लगता है, तो उसे अपने गोद में उठाकर लोरी सुनाते हैं। कहते हैं मैडम अब इनको कहाँ पर सुलाएं। फिलहाल जो मैडम का बेडरूम था वहाँ पर वो लेकर जाती हैं और कहती हैं यहीं पर सुला दीजिए। वो वहाँ पर सुला देता है और कहते हैं कि अब ये 8 बजे के पहले फिर उठने ही वाले नहीं हैं। मैडम बहुत हैरान हो जाती है
और फिर उसके बाद वो रसोइया जो था वो कहता है कि मैडम खाना हो गया है, डिनर ले आऊँ। तो वो विजय सेन को ऑफ़र करती है कि खाना खा लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, अब वहाँ भी तो खाना बनाया ही होगा मेरा, तो मेरी आदत है, मैं खाना नहीं नुकसान करता, फिर कभी खा लूँगा। फिलहाल वो कहती है अच्छा ठीक है, कॉफ़ी पी लीजिए। अब वो सीनियर थी तो बात नहीं टाल सकता कोई जूनियर अधिकारी, तो कहते ठीक है, जो है मंगवा दीजिए। तो फिर वो रसोइये से कहती है 2 कप कॉफ़ी बना दीजिए, खाना बाद में खा लेंगे। उसके बाद कॉफ़ी लाता है, दोनों लोग कॉफ़ी पीते हैं। फिर उसके बाद मैडम जो है अब अपना दुखड़ा जो उनके ज़िंदगी का था, कैसे उन्होंने पढ़ा और ज़िंदगी में क्या क्या झेला, सारा कुछ सुनाती है। कहती है कि मैं आयुष्मान को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, इसका दवा भी नहीं करा पाती ढंग से, दिल्ली से दवा चलता है, डॉक्टर ने बोला कुछ सालों तक चलेगा, जब तक वो थे तो उनके साथ भी चला जाता था। तो विजय सेन कहते हैं मैडम आप चिंता मत करिए, कभी कभार जो है अब ये मुझसे इतने घुल मिल गए हैं कि मैं इनको लेकर जा सकता हूँ दवा वगैरह कराने के लिए, तो कभी आप छुट्टी ले लेना, कभी मैं ले लूँगा, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा या आप है तहसील पर, तब तक जो है इनको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं इनका सपोर्ट करूँगा, आपका सपोर्ट करूँगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो मैडम थी वो भावुक हो जाती, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद फिलहाल बातचीत खत्म हुई तो वो जाने लगते हैं। विजय सेन को छोड़ने के लिए वो गाड़ी तक आती है। ये पहला मौका था जब वो मैक्सी में बाहर निकली थी, वरना कभी वो बिना तैयार हुए उस आवाज़ से बाहर नहीं निकलती थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। फिलहाल अब उसके बाद जो है इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। चूंकि वो नायब तहसीलदार थे, वो एसडीएम थी, तो काम दोनों का लगभग एक ही था। वो जो है उन्हें काम सौंपती थी, वो अपना काम करके आते थे। कहीं ज़मीनी विवाद हुआ, फौजदारी हुआ, कुछ भी हुआ तो जो ये थे विजय सेन थे वो फील्ड में रहते थे और ये ऑफिस में रहती थी। लेकिन फिर एक बार जो डीएम साहब थे वो फिर आ गए और मैडम को डांटने लगे, कहने लगे कि आपका बच्चा जो है दिन भर आपके पास ही रहता है तो आप काम क्या करती है। इस पर जो विजय सेन थे उन्हें देखा नहीं गया। वो बोले सर अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, आपकी भी बीवी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या उनको कोई और देखता है। अब इस पर जो दोस्तों वो थे डीएम साहब, वो भड़क जाते हैं कि एक डीएम से कैसे कोई जो है नायब तहसीलदार बात कर सकता है। वो कहते हैं कि अभी तुम नए नए आए हो नौकरी में, अभी तरीका सीखो अधिकारियों से कैसे बात किया जाता है। तो कहते सर हमें तो तरीका सिखाया ही गया ट्रेनिंग में, लेकिन इंसानियत भी काश सिखाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। 2-4 बात वो सुना देते हैं। फिलहाल डीएम साहब जो है वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर प्रभावती देवी कहती है आपने कैसे ऐसे उनसे बात करी सर से, जिलाधिकारी जी से। वो कहते हैं कि मैडम क्या कहें, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। उन्हें पता होना चाहिए कि जो है ये आयुष्मान है, इसको जो है बीमार रहता है तो इसीलिए आपके पास रहता है, और फिर आप तो किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ती है। उस ऊपर से इन्होंने ऐसी कौन सी इन्हें जो चिढ़ मची थी जो आपको इन्होंने बोला। फिलहाल मुझसे नहीं रहा जाता, अगर कोई भी हो, कोई मंत्री होता है या कोई भी और भी बड़ा कोई होता तब भी मैं बोल देता। कहती है ठीक है, लेकिन जो नौकरी है और इसमें जो है इस तरीके से हम लोगों को किसी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, आपने बोला, आपकी मर्जी है, मैं तो कभी ना बोल पाती। उसके बाद दोस्तों अब ये चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन जब 2-4 महीने बीते, अब इस बीच में जो है सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था। जो आयुष्मान था वो बहुत ही खुश रहता था। वो विजय सेन सर के पास जो है अक्सर आता था, उनके आवास पर ये भी जाते थे, प्रभावती जी के आवास पर। इस तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन 4-5 महीने बाद अचानक से जो प्रभावती देवी थी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि अभी मुझे कुछ महीने और रहने दिया जाए इसी तहसील पर। लेकिन दोस्तों अब एक बच्चे के लिए कोई ट्रांसफ़र इतने बड़े अधिकारी का रुक नहीं सकता था। फिलहाल उनका हो ही जाता है। और उसके बाद वो विजय सेन सर से कहती है कि अब तो मेरा यहाँ से जाना हो रहा है, लेकिन आप थे तो बहुत सहारा था, अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अब मैं परेशान हो जाऊँगी। आयुष्मान को जितना आप संभालते थे कोई नहीं संभाल पाएगा, मैं खुद नहीं संभाल पाऊँगी। तो विजय सेन जो कहते हैं उसे सुनकर जो एसडीएम मैडम थी हैरान हो जाती है। विजय सेन कहते हैं मैडम ऐसा है कि 2-4 महीने मैं भी जो है
आयुष्मान के खातिर इस नौकरी में रह गया, वरना मैं इस नौकरी से रिजाइन देने वाला था। वो कहती है ऐसा क्यों सोच रहे हो, इतनी डांट फटकार तो पड़ती ही रहती है, डीएम साहब को भी कोई ऊपर होगा डांटने वाला, तो आप डीएम की डांट से इस तरीके से परेशान हो गए। तो विजय सेन बोले कि मैडम डांट फटकार की बात नहीं है, एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं, मैं ही उनका इकलौता हूँ, वो सोचते हैं कि उनके बाद उस बिजनेस का क्या होगा। और मैं जो है, मेरा शौक था पढ़ने में, मेरी रुचि थी, और लोग कहते हैं कि बड़े बाप का बेटा बिगड़ैल होता है, तो इसीलिए मैंने जो है पढ़ाई की और मुझे नौकरी मिली, तो मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। हाल फिलहाल मुझे जो है पिताजी की जो इच्छा है उसके अनुसार भी काम करना चाहिए, तो मैं तो वही करूँगा। मैं 2-4 महीने पहले चला जाता, लेकिन मैं आयुष्मान के लिए जो है फिलहाल रुक गया था, कम से कम उसकी दवा जो है मैं करा दिया करूँ। और इतना वो घुल मिल गया था मुझसे, तो मुझे लगा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका या हमारा, तो फिर उसी वक्त मैं ये फैसला लूँगा। अब दोस्तों, जब वो सुनती है कि उनके लिए जो है अभी तक ये नौकरी में थे 2-4 महीने, तो फिर उनके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती हैं कि आपने अगर इतना सोचा हमारे लिए, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे ऊपर ये एहसान है आपका। लेकिन ठीक है, अब ज़िंदगी जो भी रास्ता दिखाएगी उसी पर चलना होगा। तो विजय सेन कहते हैं मैडम आप घबराइए मत, जब भी आपको मेरी ज़रूरत लगेगी, आयुष्मान को लगेगी, हमेशा मैं हाजिर रहूँगा, बस एक कॉल कर देना। और वैसे भी मेरा आयुष्मान के बिना दिल नहीं लगेगा, कभी कभार ये भी मेरे पास आ जाएंगे, कभी कभार मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। फिलहाल उसके बाद जो है उनका ट्रांसफ़र हो ही जाता है, हो ही गया था, तो दूसरे तहसील पर चली जाती हैं। विजय सेन जो है वो रिजाइन दे देते हैं, चले आते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। कुछ दिन बीतता है तो एक दिन मैडम जो है वो कॉल करती हैं विजय सेन को। लेकिन दोस्तों, विजय सेन जो है बहुत ही परेशान थे, बहुत दुखी थे। वो कहती है क्या हुआ, तो विजय सेन कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे अब पिताजी का साथ जो है वो छूट जाएगा, बहुत बीमार चल रहे हैं आजकल, बहुत परेशान हूँ। मैडम कहती हैं आपने मुझे बताया नहीं, 2-4 बार बात हुई थी इन दोनों की, आयुष्मान से बात हुई थी, लेकिन वो नहीं बताए। वो बोले कि मैडम मैं ये समझ कर नहीं बताया कि क्या बताऊं। फिलहाल वो कहती नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं जो है आऊँगी अंकल जी से मिलने के लिए। और दोस्तों, वाकई में जब उनको 2 दिन की छुट्टी थी तो फिर वो आती हैं और विजय सेन के पिताजी से मिलती हैं। जब वो आती हैं तो पूरा परिवार जो है, जैसे एक अधिकारी का स्वागत करना चाहिए वैसे स्वागत करता है और बहुत ही इज्जत करते हैं। और उनका रुतबा देखकर, विजय सेन सर का बंगला देखकर, रुतबा देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। नोएडा में जो है इनका घर था, और उसके बाद जिस तरीके की वो इज्जत पाती हैं, इससे पहले वो कभी उनको इज्जत नहीं मिला था। और उसके बाद फिर 2 दिन वहाँ पर रहती हैं। आयुष्मान बहुत खुश होता है और उसके बाद वो जाती हैं। तो विजय सेन कहते हैं कि आयुष्मान को हमारे पास ही छोड़ दीजिए, कुछ दिन तक हमारे पास रहेंगे। वो कहती है ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास से ज़्यादा अच्छा ये आपके पास ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों फिर वो चली जाती है। लेकिन इस बीच में दोस्तों फिर 1 हफ्ते बीतते हैं, और तभी जो है विजय सेन एक दिन रोते हुए मैडम को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि मैडम, जो पिताजी थे वो अब नहीं रहे, चले गए। उसके बाद वो काफ़ी दुखी होती हैं। अब उनको जो है ऐसी भी स्थिति नहीं थी उनकी कि वो आ सकें, उसमें शामिल हो सकें। लेकिन कहती हैं ठीक है, मैं जो है जैसे ही 2-4 दिन में मुझे छुट्टी मिलती है, मैं आऊँगी, आयुष्मान को ले आऊँगी। अपने आप को, खुद को संभालिए, किसी तरीके से ढांढस बंधाती है। और उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन बाद जब उनकी कोई उनके अंत्येष्टि का कोई कार्यक्रम था, तो उसमें जो है वो आती हैं। और आते ही दोस्तों वो विजय सेन का हाथ अपने हाथों में लेकर रोने लगती है। उसके बाद दोनों अपना दुख सुख बांटते हैं, और फिर आयुष्मान को लेकर वो जा ही रही थी। कहते हैं कि अगर आप आयुष्मान को भी लेकर चली जाएंगी तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, और आयुष्मान को आप मेरे साथ रहने दीजिए, कुछ दिन और रहने दीजिए।
मैडम कहती है इतना निराश मत होइए, आप एक अधिकारी थे, इतना तो मजबूत दिल रखिए। इस दुनिया में जो है कैसे कह रहे हैं कोई नहीं है, मुझे ही अपना समझ लीजिए, अपना ही मान लीजिए, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। विजय सेन कहते हैं मैडम कैसे मैं आपको अपना मान लूँ, आप जो है जनता की हैं, सरकार की हैं, मुझे जो है एक ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो मुझे समझाए, मेरे दुख को बांट सके। वो कहती है मैं आपका दुख बांटने के लिए तैयार हूँ। तो विजय सेन कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो एसडीएम मैडम थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि विजय सेन क्या कहना चाहते हैं। वो कहती है कि क्या मैं इस लायक हूँ कि आप ज़िंदगी भर मुझे अपने साथ रख सकते हैं, क्या आप मुझे अपना पत्नी बना सकते हैं। विजय सेन कहते हैं मैडम अगर आप ऐसा सोचती हैं, आप मेरा पत्नी बनने के लिए अगर तैयार हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको जीवन में कभी कोई दुख नहीं दूंगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखूंगा। हालांकि आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं। दोस्तों इस बीच में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वही था कि एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। और अंत में दोस्तों वही होता है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और 2023 में दोस्तों इन दोनों की मुलाकात 2021 में हुई थी। 2023 में ये दोनों शादी करते हैं और उसके बाद एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज जो मैडम है एडीजी के पोस्ट पर है, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और जो विजय सेन सर हैं वो दोस्तों अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी एक बच्ची हुई है इन दोनों की, तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आज बहुत ही खुश है ये दोनों लोग। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।